हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सोशल साइंस के लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ेंगे, जो कि सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं। देखिए, कई वीडियो इसके हो चुके हैं और अभी आप लोगों के कई वीडियोस इसके आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं, आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देखिए, डलहौजी की राज हड़पने की नीति। तो देखिए, भारत में कंपनी के शासनकाल की दो नीतियां बड़ी महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि उनका बड़ा दूरगामी प्रभाव हुआ। उनमें पहली थी सहायक संधि नीति और दूसरी थी राज हड़प करने की नीति। इस नीति का पालन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। वेलेस्ली की भांति वह भी बड़ा महत्वाकांक्षी था और किसी भी प्रकार भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार का कट्टर समर्थक था। देखिए, इस नीति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिन भारतीय नरेशों ने कंपनी के साथ मित्रता की संधि की अथवा जो अंग्रेजी राज के अधीन थे, यदि उनके कोई पुत्र न हो तो बिना अंग्रेजों की अनुमति के वे किसी को गोद नहीं ले सकते थे, जबकि हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक पुत्र रहित व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त था। सामान्यतः अपने परिवार या निकट के संबंधी को ही गोद लिया जाता था, जो कि बाद में गोद लेने वाले व्यक्ति का उत्तराधिकारी होता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों का वर्णन कीजिए। तो देख लेते हैं, और देखिए, या तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, अथवा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स का काल सुधारों का काल कहलाता है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देख लेते हैं। अपने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल से द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति की घोषणा की और सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया। हेस्टिंग्स का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण तथा अशुद्धि के नियम को अपनाया। देखते हैं नेक्स्ट बिंदु, राजस्व सुधार नीति। तो राजस्व सुधार के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स ने राजस्व की वसूली का अधिकार कंपनी के अधीन कर दिया और राजस्व वसूली में सहायता देने वाले दो भारतीय उप दीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा शिताब राय को पदच्युत कर दिया। हेस्टिंग्स ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की, जिसमें कंपनी के राजस्व संग्राहक नियुक्त किए गए। भूमि कर सुधार के अंतर्गत 1772 ईस्वी तक संग्रहण के अधिकार ऊंची बोली बोलने वाले जमींदारों को 5 वर्ष के लिए दिए गए और उन्हें भू स्वामित्व से मुक्त कर दिया गया। 1773 ईस्वी में कर व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए भ्रष्ट कलेक्टरों को पदच्युत कर भारतीय दीवानी की नियुक्ति की गई। इस पंचवर्षीय भू राजस्व व्यवस्था से कृषकों को काफ़ी हानि हुई। अब देख लेते हैं न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था देखते हैं। न्याय व्यवस्था, वारेन हेस्टिंग्स ने अपने कार्यकाल के दौरान न्याय सुधारों के अंतर्गत जमींदारों से न्यायिक अधिकार छीन लिया। इसकी न्याय व्यवस्था मुगल प्रणाली पर आधारित थी। सन 1772 ईस्वी में उसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। दीवानी न्यायालय कलेक्टर के अधीन थे। हिंदुओं के मामले का निपटारा हिंदू विधि से तथा मुसलमानों का मुस्लिम विधि से किया जाता था। न्यायाधीश को उपहार एवं शुल्क लेने पर मनाही थी। देखते हैं
शैक्षिक सुधार, सामाजिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए एक मदरसा स्थापित किया। गोला यानी कि गीता के अंग्रेजी अनुवादक चार्ल्स विल्किंस को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार क्या है? तो देखिए, सामान्य रूप से विश्व को निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहले देख लेते हैं शीत कटिबंधीय प्रदेश। तो इसमें का हो जाता है टुंड्रा प्रदेश और खा हो जाता है टेगा प्रदेश। उसके बाद सेकंड नंबर पर देख लेते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। इसमें का हो जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश और खा हो जाता है शीतोष्ण घास के मैदान और गा हो जाता है शीतोष्ण पठार और मरुस्थल और घा हो जाता है पश्चिम यूरोप तुल्य प्रदेश और ड़ा हो जाता है शीतोष्ण मानसूनी व चीन तुल्य प्रदेश और चा हो जाता है सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। चलते हैं देखते हैं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। तो इसमें का हो जाता है विषुवतीय या भूमध्य रेखीय प्रदेश और खा हो जाता है सवाना प्रदेश और गा हो जाता है मानसूनी प्रदेश और उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुंड्रा प्रदेश वनस्पति विहीन क्यों है? तो देखिए, इस प्रदेश में अधिक ठंड और वर्षा की कमी के कारण इन प्रदेशों में वनों का अभाव है। इसलिए टुंड्रा प्रदेश ठंडे मरुस्थल होने के कारण वनस्पति विहीन है। इन प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु से कुछ रंग बिरंगे फूल, घास, लिचिन, लाइकिन, काली दिखाई देती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुंड्रा प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, यहाँ पर निवास करने वाले मानव का जीवन हमेशा दुखमय रहता था क्योंकि उसे भीषण एवं कठोर ठंड, भोजन का अभाव तथा बर्फीले तूफानों का हमेशा सामना करना पड़ता है, जिसमें एस्किमो, लेप्स तथा समूडी जातियाँ प्रसिद्ध हैं। रेंडियर नामक पशु मानवों का एकमात्र सहारा है। इन प्रदेशों में जलवायु की विषमता के कारण जनसंख्या कम मिलती है। देखिए, यहाँ पर कौन से पशु का सहारा है? तो देखिए, रेंडियर। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। रेंडियर, ठीक है ना, कहाँ के? तो टुंड्रा प्रदेश के। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए, जलवायु के अंतर्गत तापमान और वर्षा मुख्य है। मानव जीवन एवं उसके रहन सहन, वनस्पति एवं जीव जंतु का सीधा संबंध जलवायु से है। जैसे जलवायु होती है, वहाँ के मानव का जीवन भी उसी के अनुसार होता है। गर्म जलवायु के लोग हल्का कपड़ा तथा शीत प्रदेशों के लोग गर्म ऊनी कपड़ा पहनते हैं। उसी प्रकार उनका खान पान आदि होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेगा प्रदेश के लोग गर्म ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? तो देखिए, टेगा प्रदेश की जलवायु बहुत ठंडी है। शीत ऋतु में बर्फीली आंधियाँ चलती हैं और हिमपात होता है, इसलिए वहाँ के लोग गर्म ऊनी कपड़े पहनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध के तीनों महाद्वीपों में टेगा प्रदेश की वनस्पति क्यों नहीं पाई जाती? तो देखिए, दक्षिणी गोलार्ध के तीनों महाद्वीप के 50 डिग्री दक्षिणी के दक्षिण में जलमंडल का विस्तार है, इसलिए यहाँ अत्यधिक शीत ऋतु नहीं होती। हिमपात भी तुलनात्मक रूप में कम होता है। भूमि भी उपजाऊ नहीं होती है यहाँ, अतः यहाँ टेगा प्रदेश की वनस्पति नहीं पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेगा प्रदेश में कृषि क्यों नहीं होती? तो देखिए, क्योंकि टेगा प्रदेश में 6 से 7 माह धरातल पर बर्फ जमी रहती है।
भूमि भी अनुपजाऊ है, यहाँ कृषि के विपरीत जलवायु है, अतः यहाँ कृषि नहीं होती है। कहाँ नहीं होती है? तो टेगा प्रदेश में। और क्यों नहीं होती? क्योंकि 6 से 7 माह धरातल पर बर्फ जमी रहती है, इसलिए यहाँ खेती नहीं होती और यहाँ की भूमि अनुपजाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेगा प्रदेश में शंकुधारी वृक्ष क्यों पाए जाते हैं? तो देखिए, क्योंकि टेगा प्रदेश में शीत ऋतु लंबी, कठोर और ठंडी होती है। शीत ऋतु में हिमपात होता है, वर्षा प्रायः साल भर होती है। बर्फ के भार व ठंड को सहन करने की शक्ति शंकुल या शक्वाकार वृक्षों में होती है। इन वृक्षों के वनों को टेगा कहते हैं। इनकी पत्तियां सुई की भांति नुकीली होती हैं, जो वहाँ की जलवायु के अनुकूल होती हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्रुव के पास दिन कई महीने का होता है, क्यों? तो देखिए, क्योंकि ध्रुवों की दूरी भूमध्य रेखा से अधिक दूरी पर है। पृथ्वी के परिभ्रमण करने पर ध्रुवों वाले क्षेत्र सूर्य से दूर हो जाते हैं, अतः वहाँ कई महीनों का दिन होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेगा प्रदेश के कुछ जीव जंतु शीत ऋतु में भूमि के नीचे क्यों रहते हैं? तो देखिए, यहाँ मौसमी परिवर्तन के कारण जीव जंतुओं के आहार की समस्या भी होती है। जब शीतकाल में धरातल पर बर्फ जम जाती है तो कुछ जीव जंतु भूमि के नीचे चले जाते और बर्फ की ढकी झाड़ियों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। देखिए, साइबेरिया के पक्षी जाड़े में भारत के मैदानी भागों में क्यों आते हैं? तो देखिए, क्योंकि टेगा प्रदेश में हिमपात होने के कारण शीत ऋतु में साइबेरिया के पक्षी अपेक्षाकृत कम ठंडे के प्रदेश भारत के उत्तरी मैदानी भागों में चले जाते हैं और ग्रीष्मकाल आने पर पुनः साइबेरिया की तरफ लौट जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण घास प्रदेश की खेती करने के लिए मशीनों का अधिक प्रयोग क्यों करते हैं? तो देखिए, वर्तमान समय में शीतोष्ण घास प्रदेशों में बड़े बड़े जोत वाले किसान हैं, जिनके पास 500 से 600 एकड़ ज़मीन होना आम बात है। इतने बड़े जोत क्षेत्र को आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके ही खाद्यान्न पैदा किया जा सकता है, अतः वहाँ के किसान मशीनों का अधिक प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घास प्रदेश में वृक्ष क्यों नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए, घास प्रदेश में वर्षा और तापमान में कमी के कारण इन प्रदेशों में वृक्ष बहुत कम उगते हैं और घासें अधिक उगती हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फलों के उत्पादन के लिए, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाद्वीपीय जलवायु की क्या विशेषता होती है? तो यहाँ ग्रीष्मकाल गर्म तथा शुष्क होता है, जबकि शीतकाल साधारण तथा आर्द्र होता है। वर्ष भर धूप खिली रहती है। शीतकाल में औसत तापमान 5 डिग्री से 10 सेंटीग्रेड तथा ग्रीष्मकाल से 20 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यहाँ की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक है। वर्षा का औसत 37 से 75 सेंटीमीटर के बीच होता है। शीतकाल में वर्षा अधिक होती है, जबकि ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। आप लोग देखिए, इसको अच्छे से याद रख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शीतकाल में वर्षा अधिक होती है और जबकि देखिए ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। फिर उसके बाद देखिए उष्ण
मरुस्थलीय प्रदेश से क्या समझते हैं, इनका विस्तार किन किन महाद्वीपों में है। देखिए ये क्वेश्चन आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलते हैं देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश यानी प्रदेश उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है। इन प्रदेशों का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के सहारा तथा कालाहारी में एशिया महाद्वीप के अरब तथा थार में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कोलोराडो में, दक्षिणी अमेरिका का अटाकामा में और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल में है। इसकी जलवायु बहुत विषम है। यह प्रदेश सबसे गर्म प्रदेश है। इन प्रदेशों का वार्षिक औसत तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस है। विश्व का सबसे गर्म स्थल जेकोबाबाद थार एवं अजीजिया सहारा में है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए महाद्वीप किसे कहते हैं। तो सभी महाद्वीप किसे कहते हैं, सभी महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो देखिए महाद्वीप पृथ्वी की संरचना से पूर्व 200 करोड़ वर्ष पृथ्वी एक महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहते थे। पृथ्वी के अंदर की प्लेट के खिसकाव से धरातल के ऊंचे उठे हुए भाग नए महाद्वीप कहलाए। आज 7 महाद्वीप हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पर हो गया एशिया महाद्वीप, सेकंड नंबर पर हो गया यूरोप महाद्वीप, थर्ड नंबर पर हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फोर्थ नंबर पर हो गया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और फिफ्थ नंबर पर हो गया अफ्रीका महाद्वीप और 6 नंबर पर हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और 8 नंबर पर हो गया अंटार्कटिका महाद्वीप। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एशिया महाद्वीप का विस्तार, स्थिति तथा जलवायु का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। तो एशिया महाद्वीप की स्थिति, विस्तार एवं प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन कीजिए। ये 2 क्वेश्चन है, ये अथवा करके ये आ सकते हैं। या देखिए आप लोगों के क्या क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का विस्तार, स्थिति तथा जलवायु का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें, या एशिया महाद्वीप की स्थिति, विस्तार एवं प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं सामान्य परिचय। एशिया महाद्वीप 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप में आता है। इस महाद्वीप में 49 देश हैं। सबसे छोटे देश मालदीव व सिंगापुर तथा सबसे बड़ा देश रूस है। उसके बाद देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट बिंदु है यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है स्थिति एवं विस्तार। एशिया महाद्वीप 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है। यह उत्तर दक्षिण दिशा में 8,560 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम दिशा में 9,600 किलोमीटर तक स्थित है। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत श्रृंखला और कैस्पियन सागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। जलवायु देख लेते हैं। सागर से अधिक दूर होने के कारण यहाँ की जलवायु में विभिन्नता है। यहाँ का अधिकांश भाग मानसूनी पवनों से प्रभावित रहता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण जून जुलाई महीने में अधिकांश गर्मी तथा दिसंबर जनवरी के महीने में अधिक सर्दी पड़ती है। गर्मियों में हवाएं जल से थल की ओर चलती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप महाद्वीप की स्थिति, विस्तार, जलवायु, जनसंख्या, वितरण एवं घनत्व पर प्रकाश डालिए। तो देख लेते हैं यूरोप महाद्वीप सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन? तो यूरोप महाद्वीप खनिज, चरागाह, जल और उपजाऊ मिट्टी आदि संसाधनों तथा आधुनिक तकनीक होने के कारण यह महाद्वीप समृद्ध भूमि है। इसके तटीय रेखा काफ़ी कटी फटी होने के कारण यूरोप को महाद्वीपीय या प्रायद्वीपीय कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए
स्थिति तथा विस्तार। यह महाद्वीप एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। यह 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 65 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। यह एशिया महाद्वीप से यूराल पर्वत श्रेणी, यूराल सागर और कैस्पियन सागर से अलग होता है। चलते हैं, देख लेते हैं इसकी जलवायु। यह उत्तरी ध्रुवीय रेखा के निकट होने के कारण यहाँ का शीतकाल लंबा है, लेकिन देखिए गल्फ स्ट्रीम समुद्री धारा के बहने के कारण ध्रुवों के आसपास कृषि करना संभव हो सका। अब चलते हैं, देख लेते हैं जनसंख्या वितरण एवं घनत्व। देखिए लास्ट पॉइंट है, यानी कि आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो देख लेते हैं, देखिए जनसंख्या वितरण एवं घनत्व। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। यूरोप की जनसंख्या 45 से 55 अक्षांशों के मध्य पूर्व प्राथमिक दिशा में फैली हुई है। इसे जनसंख्या की धुरी का क्षेत्र कहा जाता है। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क आदि देशों में जनसंख्या घनत्व लगभग 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। थैंक यू।